नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति भवन में राजाजी उत्सव का आयोजन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का हुआ अनावरण। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की दिशा में अहम कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता को लिखा पत्र। सोनार बांग्ला का लिया संकल्प। कुशासन और तुष्टीकरण पर टीएमसी सरकार पर साधा निशाना। घुसपैठ मुक्त बंगाल के लिए जताई प्रतिबद्धता। भारत टैक्सी सारथियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया संवाद। कहा, आने वाले दिनों में ऐप में सारथी दीदी नाम से किया जाएगा विशेष प्रावधान। भारत टैक्सी अगले 3 साल में हर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शहर तक पहुंचेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के कैश वाले विवादित बयान पर बीजेपी के निशाने पर आई कांग्रेस। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुधांशु त्रिवेदी समेत कई बीजेपी नेताओं ने करप्शन के लगाए गंभीर आरोप। एआई समिट के दौरान कांग्रेस के यूथ विंग के प्रदर्शन की चौतरफा निंदा। देश भर के 160 अकादमिक लोगों ने लिखा खुला पत्र। कांग्रेस के विरोध को बताया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को धूमिल करने वाला कदम। और अब विस्तार से समाचार। 16 फरवरी से 20 तारीख तक चले भारत मंडपम में एआई समिट को लेकर भारत की हर तरफ वाहवाही हुई। हालांकि समिट के दौरान कांग्रेस के शर्मनाक प्रदर्शन की देश भर के प्रबुद्ध लोगों ने कड़ी निंदा की। प्रबुद्ध लोगों ने कहा है कि इस तरह के कार्यक्रम को दलगत राजनीति से ऊपर देखना चाहिए। कांग्रेस के युवा विंग की ओर से एआई सम्मेलन के दौरान किया गया प्रदर्शन शर्मनाक रहा। प्रबुद्ध लोगों के मुताबिक ये विश्व के सामने भारत की स्पष्ट घोषणा थी कि चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में भारत एक गंभीर और संप्रभु तकनीकी शक्ति के रूप में उभरा है। भारत एआई इम्पैक्ट समिट में भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा किया गया हालिया विरोध अत्यंत खेदजनक और नासमझी भरा है। यह न तो कोई पक्षपातपूर्ण मंच था और न ही घरेलू राजनीतिक प्रचार का स्थान। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच था जहां भारत विश्व के समक्ष अपनी तकनीकी क्षमताओं, रणनीतिक दृष्टि और राष्ट्रीय क्षमता का प्रदर्शन कर रहा था। बता दें कि समिट में 644 एआई प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया गया, जो एआई की गहराई और विविधता को दर्शाता है। इस शिखर सम्मेलन में 37 देशों के 326 प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आयोजन के परिणाम स्वरूप $250 अरब के निवेश की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई, जो भारत के तकनीकी भविष्य में ठोस वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती हैं। भारत अब केवल वैश्विक एआई फ्रेमवर्क को अपना नहीं रहा, बल्कि अपनी मूलभूत क्षमताओं का निर्माण कर रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा ने दिल्ली में एआई शिखर सम्मेलन के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन की निंदा की है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के दौरान गरिमा और अनुशासन बनाए रखना चाहिए और जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस ने 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। I think at international events there has to be dignity, there has to be discipline, and there has to be a sense of responsibility. दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित हुए एआई समिट की सफलता को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली में हुए ऐतिहासिक एआई समिट में पूरी दुनिया ने भारत के सामर्थ्य की जमकर सराहना की है। इससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी को लेकर हमारे युवा साथियों की सोच पूरी मानवता के बहुत काम आने वाली है। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में 55 सेकंड का एक वीडियो भी शेयर किया। इस वीडियो में बताया गया कि अज्ञात ज्ञान को खोजने के लिए प्रयोग और अनुसंधान आवश्यक है। ज्ञात तथ्यों पर निर्णय और विश्लेषण शोध की शुरुआत है और अनुभव एवं अवलोकन से ही वो ज्ञान सत्यापित होता है। के लिए प्रयोग और अनुसंधान।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए एक भावनात्मक पत्र लिखा है, जिसपे उन्होंने भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और हिंसा मुक्त सोनार बांग्ला बनाने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने राज्य के समृद्ध भविष्य के लिए कुछ प्रमुख लक्ष्यों की घोषणा की और इस पत्र को सोशल मीडिया एक्स पर साझा किया। प्रधानमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि राज्य सरकार के असहयोग के बावजूद वे बंगाल के विकास के लिए निरंतर प्रयास करते रहे हैं। इसके तहत राज्य में कई विकासात्मक योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा, जिनमें 5 करोड़ लोग बैंकिंग सेवाओं से जुड़े, 80 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ, 52 लाख किसानों को सीधे वित्तीय सहायता मिली और 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन मिला। पीएम मोदी ने राज्य के वर्तमान हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वोट बैंक की राजनीति और हिंसा से ग्रस्त बंगाल की स्थिति आज पूरे देश के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सोनार बांग्ला अब अवैध घुसपैठ और महिला उत्पीड़न से कलंकित हो गया है। प्रधानमंत्री ने जनता से सीधे सवाल करते हुए कहा, हम कब तक चुपचाप ये सब सहेंगे? अब परिवर्तन अनिवार्य है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत टैक्सी के ड्राइवरों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने टैक्सी चालकों के अनुभव सुने, उनकी समस्याओं को जाना और सहकारिता आधारित इस नए मोबिलिटी मॉडल के भविष्य के विजन पर चर्चा की। गृह मंत्री ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का उदाहरण देते हुए कहा कि आप खुद को ड्राइवर ना कहें, बल्कि गर्व के साथ सारथी कहें। मेरा आप सभी भाइयों बहनों से एक रिक्वेस्ट है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। क्या थे? सारथी। तो सारथी शब्द अच्छा लगता है या ड्राइवर शब्द अच्छा लगता है? सारथी। तो हम अपने आप को कभी ड्राइवर न कहे, गौरव के साथ सारथी नाम से पुकारना। और ये भाव के साथ, ये भाव लाना ही भारत टैक्सी की जिम्मेदारी है। विश्व में परिश्रम से किया हुआ कोई काम छोटा नहीं होता। साथ ही अमित शाह ने भारत टैक्सी में महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की घोषणा करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में ऐप में सारथी दीदी नाम से एक विशेष प्रावधान किया जाएगा। इसके तहत जो महिलाएं स्कूटर, ऑटो या कैब से यात्रा करना चाहेंगी, वे महिला सारथी को प्राथमिकता दे सकेंगी। आने वाले दिनों में सारथी दीदी का नाम से ऐप में प्रोविजन करेंगे। तो जो स्कूटर पर जाना है, ऑटो में जाना है, कैब लेना है, जो महिला अकेली यात्री होगी वो स्वाभाविक रूप से दीदी को प्रायोरिटी देगी। तो ये ऐप हम एक व्यवस्था करने वाले हैं और इससे किसी का, कोई भाई का भी बिजनेस खत्म नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। मुझे लगता है कि सारथी दीदी सबसे ज़्यादा क्लिक करेगा, विशेषकर जो 2 व्हीलर राइड है, जिसमें बैंक पर हर रोज जाना है, किसी वृद्ध माता जी को मंदिर जाना है, इस प्रकार की राइड है, इसमें सारथी दीदी बहुत क्लिक कर जाएगा। इसका मुझे तो पूरा कम से कम भरोसा है और हम आगे बढ़ेंगे। जेएनयू प्रशासन ने एक लिखित बयान जारी कर रविवार को कैंपस में हुई घटना की कड़ी निंदा की है। प्रशासन ने बयान में स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालय के नियमों और भारतीय न्याय संहिता के तहत दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही सभी छात्रों और हितधारकों से शांति बनाए रखने और अनुशासन का पालन करने की अपील भी की है। प्रशासन ने साफ किया है कि जेएनयू परिसर में सभी कक्षाएं और शैक्षणिक गतिविधियां सामान्य रूप से जारी हैं। आपको बता दें कि 22 फरवरी को जेएनयू में वामपंथी छात्र संगठनों ने कुलपति के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर हंगामा और मारपीट की। इस दौरान अन्य छात्रों द्वारा विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। इस घटना में दर्जन भर छात्र घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर यात्रा के दौरान डीबीएस ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तान स्यू शान और उनके वरिष्ठ नेतृत्व दल से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ सेक्टर्स में निवेश बढ़ाने, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को सरल बनाने और उत्तर प्रदेश के साथ वित्तीय संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आईटीई कॉलेज सेंट्रल का भी दौरा किया। यहां उन्होंने आईटीई एजुकेशन सर्विसेज के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की और टीवीईटी नॉलेज शेयरिंग के माध्यम से
उत्तर प्रदेश के युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रशिक्षित करने की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। साथ ही उन्होंने कॉलेज के एरोस्पेस सेंटर की आधुनिक तकनीकों का जायजा लिया। गुजरात के राजकोट के जंगलेश्वर इलाके में प्रशासन का अब तक का सबसे बड़ा मेगा डिमोलिशन अभियान जारी है। आज ही नदी के किनारे और जीपी रोड पर सालों से जमे अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए आज नगर निगम का बुलडोजर पूरी ताकत के साथ गरज रहा है। राजकोट के जंगलेश्वर में सुबह 7 बजे से ही 21 जेसीबी, 2 हिताची मशीन और गैस कटर के साथ अधिकारियों का भारी काफिला पहुंच गया था। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सुबह 10 बजे तक करीब 350 अवैध मकानों और दुकानों को जमींदोज किया जा चुका है। प्रशासन का लक्ष्य कुल 1489 अवैध निर्माण को हटाकर लगभग 87,000 वर्ग मीटर की कीमती जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना है। सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके को 7 जोन में बांटा गया है। मौके पर 1500 से ज्यादा पुलिस जवान और 1200 नगर निगम कर्मचारी तैनात हैं। पूरे इलाके में शांति बनाए रखने के लिए आसमान से ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है। जंगलेश्वर विस्तार में अभी सुबह से जो डिमोलिशिंग की प्रोसेस हो रही है उसके लिए 2 दिन पहले से लोगों को समझाने की कार्यवाही जो हुई उसमें 40 से 50% लोग जो है वो पहले से ही यहाँ से मूव हो चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं उन्होंने अपने जो भी घर यहाँ डिमोलिशन में जा रहे थे उनको स्वयंभू अपने हाथों से अपने कार्यवाही जो है तोड़ के शुरू कर दी थी। आज जो है हमारे माननीय पुलिस कमिश्नर श्री के सुपरविजन में राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 7 जोन जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए है उसमें डिमोलिशन की प्रोसेस पीसफुली चल रही है और इसे हैंडल करने के लिए कोई डिजास्टर ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, उसके लिए जो भी प्रॉपर प्रोसेस है वो पहले से की जा चुकी है। और अभी मेडिकल टीम, फायर ब्रिगेड टीम, हमारा ड्रोन सर्वेलेंस और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल अभी एक्टिव है। राष्ट्रपति भवन में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चत्रू इलाके में 36 दिन से चल रहे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। इस कार्रवाई में सेना की 2 पैरा K9 यूनिट के आर्मी डॉग टाइसन ने अहम भूमिका निभाई। आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने घेराबंदी की। आतंकी पहाड़ पर बनी एक झोपड़ी में छिपे थे। सटीक लोकेशन पता करने के लिए टाइसन को आगे भेजा गया। टाइसन ठिकाने के पास पहुंचा और जवानों को संकेत दिया कि आतंकी अंदर मौजूद हैं। इसी दौरान हुई फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी, लेकिन घायल होने के बाद भी वो डटा रहा। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए और हथियार बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि मारे गए आतंकियों में जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल है। टाइसन को इलाज के लिए ऊधमपुर के कमांड अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आज वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैंकिंग सेक्टर में हुई बढ़ोतरी के बारे में जानकारी दी। वित्त मंत्री ने बताया कि आजकल ज्यादातर देश, खासकर उनके सेंट्रल बैंक, सोना और चांदी खरीद रहे हैं और उन्हें स्टोर कर रहे हैं। ये ट्रेंड है। और जब आप भारतीय उपभोक्ता बाजार की बात करते हैं तो भारतीय घरों में भी सोने की मांग है। पहले सेंट्रल बैंक के पास कुछ सोना होता था, लेकिन अब कई सेंट्रल बैंक भी खरीदारी कर रहे हैं। इससे सोने और चांदी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ रही हैं। Most countries today, particularly their central banks, are buying gold and silver and storing them. It's a tendency when you talk of Indian consumer market, Indian households. Every central bank did have some, but of late you notice that many of the central banks outside are also buying gold. So international price of gold or silver, which used to be because of China and India being large consumers of gold, largely due to domestic purchase of gold, spiking up and down. Now the spike is largely due to central banks also buying and storing. And we as importers, therefore, for our domestic consumption, which is a usual thing which happens every season, every festival, every household purchase, is affected because of the global increase in gold and silver prices.
which are much beyond the usual increases and fluctuations which happen in the gold and silver market. वहीं आरबीआई गवर्नर ने भी बैंकिंग सेक्टर में हुई बढ़ोतरी के बारे में जानकारी दी। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र और लघु उद्योग क्षेत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी बोर्ड में इस पर चर्चा हुई। लेटेस्ट आंकड़े हैं, उनके अनुसार 14.5% की बढ़ोतरी दर दर्ज हुई है। बैंक ऋणों में और सभी क्षेत्रों में, चाहे वो कृषि हो चाहे वो एमएसएमई हो, 25% की बढ़ोतरी दर दर्ज की गई है। ग्रामीण क्षेत्र और लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी बोर्ड में उसके ऊपर में चर्चा हुई। लेटेस्ट आंकड़े हैं, उनके अनुसार 14.5%, लगभग 14.5% की वृद्धि दर दर्ज हुई है बैंक ऋणों में और सभी क्षेत्रों में, चाहे वो कृषि हो चाहे वो, बल्कि एसएमई क्षेत्र में तो 25%, मेरे ख्याल से 28% के लगभग ग्रोथ दर्ज हुई है। तो अच्छी एक ग्रोथ वहाँ पे दर्ज हुई है आगे, और हमने इसके लिए कई सारे कदम उठाए हैं। बजट में भी आपको मालूम है माननीय वित्त मंत्री ने इसके लिए काफ़ी सारे कई कदम इसमें उठाए हैं, और हम भी आगे यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस की चाहे बात करें, चाहे जो कोलेट्रल फ्री लोन्स की लिमिट है 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख रुपए का हमारा प्रस्ताव है, वो अभी पब्लिक कंसल्टेशन में है। और अब लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहिए डीडी न्यूज़। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग? मने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। बंगाल में चल रहे एसआईआर के तहत मतदाता सूची में दावों और आपत्तियों की न्यायिक जांच आज से शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य की 294 विधानसभाओं के 197 केंद्रों पर आवेदनों के निपटारे की जिम्मेदारी जिला जजों और अतिरिक्त जिला जजों को दी गई है, जबकि 97 केंद्रों की जिम्मेदारी सेवानिवृत्त जिला जजों को दी गई है। सभी निपटान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। चुनाव आयोग ने इस कार्य के लिए एक विशेष पोर्टल तैयार किया है। जजों के नाम और मोबाइल नंबर के आधार पर लॉगिन आईडी बनाई गई है। इस कदम का मकसद मतदाता सूची की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना है। राजस्थान के पोखरण में वायु शक्ति 2026 में ऑपरेशन सिंदूर की झलक मिलेगी। इसके लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। ये एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन है जो 27 फरवरी को होने वाला है। पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में होने वाली ये एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स की तैयारी, सटीक हमला करने की काबिलियत और फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका को प्रदर्शित करेगी। वायु शक्ति 2026 पर हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने वायुसेना के पीआरओ विंग कमांडर जयदीप सिंह से खास बातचीत की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना वेस्टर्न फ्रंट पर एक ज़बरदस्त फायर पावर का मुजाहरा करने वाली है और मेरे साथ हैं एयरफोर्स के पीआरओ विंग कमांडर जयदीप सिंह। आइए हम उनसे बात करते और जानते हैं कि इस बार वायु शक्ति में क्या क्या नया है। वायु शक्ति में मैं आपको शुरू से बताऊं तो वायु शक्ति में इस बार जो हम कर रहे हैं अपने इंडियन एयरफोर्स की लड़ाकू क्षमता को दिखाने वाले हैं लोगों को, और ताकि हम उनको दिखा सके कि आगे के जो वॉर्स हैं वो कैसे जीते जाएं। दूसरा, उनको दिखाएंगे कि जो हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव कैपेबिलिटी दिखा रहे हैं, उससे डेटरेंस कैसे अचीव की जाए।
और हमारा जो नेटवर्क है IACCS जिसको बोलते हैं, कैसे उसको सीमलेस इंटीग्रेट किया गया है सेंसर्स और वेपन से। सो दोज आर द इनविजिबल हैंड्स जिसको बोलते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं बट अपना पीछे से काम करते हैं। एंड इसमें ये भी दिखाया जाएगा कि जो हमारे लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं, हमारी जो प्रिसीजन टारगेटिंग है, जो उसकी क्षमता है, उसका एक इफ़ेक्ट दिखाया जाएगा जो लोगों को। और एक ग्लिम्स होगा एक छोटा सा ऑप सिंदूर में, जैसे हमने अपने ऑपरेशन कंडक्ट किए, उसका ग्लिम्स आपको देखने को मिलेगा। आपने इनविजिबल एलिमेंट्स की बात की, IACCS की बात की, आम भाषा में किस तरह से समझा जाए इसको? देखिए, आपको लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट, इवन सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन्स आपने टीवी पे देखा होगा, बट जो हमारा नेटवर्क है IACCS, ये सारे रडार, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के इसमें फीड आती है और एक कंसोलिडेटेड पिक्चर बनता है जो इसको देखने के लिए, जिसमें डिसीजन मेकिंग आसान रहता है। हमारे पास इस बार टोटल 128 के करीब जहाज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, जिसमें करीब 77 फाइटर्स हैं, 48 हेलीकॉप्टर्स हैं और 8 ट्रांसपोर्ट जहाज़ हैं। इनके अलावा RPS हैं जो हमारे को ISR पिक्चर देते हैं। एंड बाकी जो सिस्टम्स हैं हमारे सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन सिस्टम हैं, आकाश और स्पाइडर। वी हैव हमारे मीट है मनूवरेबल एक्सटेंडेबल एरियल टारगेट्स, और एक काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम दिखाया जाएगा, कैसे जो आगे का फ्यूचर जो छोटे ड्रोन्स हैं उनको कैसे टैकल किया जाए। तो आपने सुना एयरफोर्स के PRO से, इस बार का वायु शक्ति बहुत ख़ास होने वाला है। आपको झलक देखने को मिलेगी ऑपरेशन सिंदूर में हमारी कामयाबी की, और आपको झलक दिखेगी हमारी ताकत की, जिसे देखकर दुश्मन थर्रा जाएगा। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज़, दिल्ली। कर्नाटक के कुसुगुल रोड पर स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स गोदाम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। ट्रिनिटी मार्केटिंग और जेजॉक एंटरप्राइजेस के गोदाम में लगी आग से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। आग बुझाने के लिए 5 से अधिक फायर टेंडर लगाए गए और 4 घंटे से अधिक समय तक आग पर काबू पाने के लिए राहत कार्य जारी रहा। हालांकि अभी तक किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली है। नेपाल में एक दर्दनाक सड़क हादसा होने से 17 लोगों की मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा रविवार देर रात करीब 1:30 बजे उस वक्त हुआ जब पोखरा से काठमांडू जा रही एक यात्री बस पृथ्वी राजमार्ग पर हादसे का शिकार हो गई। सशस्त्र पुलिस बल के प्रवक्ता विष्णु प्रसाद भट्ट ने जानकारी दी है कि बचाव दलों ने नदी से 17 शव बरामद किए हैं, जबकि 28 घायल यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और स्थानीय पुलिस की टीमें अभी भी राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। शुरुआती जांच में हादसे की वजह वाहन की अत्यधिक तेज गति बताई जा रही है। हालांकि पुलिस मामले की विस्तृत छानबीन कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के सम्मान में आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने राजगोपालाचारी जी की प्रतिमा को नमन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि राजगोपालाचारी जी को सम्मानित करके हमने भारत की आत्मा और गौरव का सम्मान किया है। आज मुझे राष्ट्रपति भवन में स्थापित की गई उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का ऐतिहासिक अवसर मिला। मैं उनकी स्मृति को सादर नमन करती हूँ। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को सम्मानित करके हमने भारत के आत्मा गौरव का सम्मान किया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को सम्मान और स्नेह से लोग राजा जी कहते हैं। ये स्वाधीन भारत के पहले तथा एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रपति भवन आने वाले लोगों को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि हैदराबाद के भारत में विलय के बाद वहीं परिसर जहां हमारा तिरंगा झंडा पहली बार लहराया गया था, वो बाद में भारत के राष्ट्रपति का प्रवास स्थल और कार्यालय बन गया। ये परिसर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और हमारे राष्ट्रीय ध्वज की ऐतिहासिक यात्रा को दर्शाता है। आप जो लोग राष्ट्रपति भवन देखने आएंगे उन्हें राजा जी के योगदान से परिचित कराया जाएगा। भारतीय चेतना और समस्त भारतवासियों, विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों से जुड़ाव राजा जी के विचारों और कार्यों में दिखाई देता है।
देवियों और स्वजनों, भारत में हैदराबाद के विलय की प्रक्रिया में सरदार पटेल की प्रमुख भूमिका थी। उनके साथ राजा जी ने भी विलय की उस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हैदराबाद के भारत में विलय के पश्चात जिस परिसर में हमारा त्रिरंगा झंडा लहराया गया, वही परिसर बाद में भारत के राष्ट्रपति का प्रवास स्थल एवं कार्यालय बना। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।